welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. तो यहाँ पर आज जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमें कवर करने हैं, मैं आपको एक लिस्ट दिखा देती हूँ दैट वी हैव टू कवर टुडे एंड देयर यू गो विद इट. तो ये एक लिस्ट है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और एक आज हिंदू में एडिटोरियल आया था रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो अगर आपको याद हो तो हम ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर चुके हैं. मैंने इन डिटेल आपको मतलब फ्रॉम स्क्रैच बेसिक से बताया हुआ है कि यूसीसी क्या है. तो यहाँ पर वापस से आर्टिकल न्यूज़ में आ गया. तो जो सेशंस के साथ रेगुलर हैं, डेली देखते हैं, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू रिकॉल थिंग्स. जो नहीं देखते हैं अब से प्लीज़ रेगुलर हो जाओ सेशन में. पहली बात तो यही है. दूसरी बात, मैं वापस से यूसीसी करवा दूंगी लेकिन यू हैव टू बी रेगुलर. ठीक है. तो यहाँ जो हमने पहले जो आर्टिकल कवर किया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, उसको कंपाइल करेंगे और आफ्टर कंपाइलेशन जो प्रोडक्ट निकल कर आता है एज इन जो आर्टिकल बनता है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड का टॉपिक क्लियर हो जाए और आप इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से अपने एक आंसर को लिख पाओ. आई विल गिव यू पॉइंट्स ऑल्सो. इसकी बात करेंगे. और ऊपर 4-5 आर्टिकल्स हैं. गुटिकोया ट्राइब कहाँ की ट्राइब है, क्यों न्यूज़ में है, देखेंगे. अलूरी सीताराम राजू न्यूज़ में बेसिकली फ्रीडम फाइटर. तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी लिंक करता है ये टॉपिक, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जीएस पेपर 1 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, यूपी में है एक्चुअली ये सेंचुरी. और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और दुधवा, ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज मैंने कवर किए हुए हैं. और मैंने आपको जब भी ये कवर करते हैं हमेशा बोला है कि यूपी में बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज भी देख लो. पीलीभीत हमने 2-3 दिन पहले ही कवर किया है. 2-3 भी मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ. तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने यूपी में लोकेट किया है सारी चीज़ों को तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. इसी को कनेक्टिविटी कहते हैं. यही एक स्मार्ट अप्रोच होती है. तो जिन्होंने नहीं किया है आज एक मौका और है. और यहाँ पर अब आप जिन्होंने किया उनके लिए फ़ायदा भी होगा. क्या है अभी बता दूंगी. जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की बात करेंगे और बाकी और जो भी एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होती है उनको डिस्कस कर लेंगे. वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन लेकर आता है, क्या इसकी फाइंडिंग्स हैं, तो विल टॉक अबाउट देम. तो ओवरऑल अब आपको पता चल ही गया है कि कैसे हम इस सेशन में प्रोसीड करने वाले हैं. तो उसके लिए पहले तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो mark your attendance by liking this session. You can share it with the other friends and don't forget to subscribe to the channel. ठीक है, शुरू करें. ये आर्टिकल बाय एम वेंकैया नायडू जी, द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा है. तो यहाँ पर हम बेसिकली हमारे लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का. तो जैसे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये क्यों है, ये क्यों इसकी बात करते हैं, क्यों एक डिबेटेबल इशू है, एक सेंसिटिव इशू है. देखो, पहले तो आपको ये समझना है कि एक्चुअल कंफ्यूजन कहाँ है. अब सोचो कि आप और आपका दोस्त दोनों हम एक कंट्री में रहते हैं, आप और हम, एंड वी फॉलो, हमारे लिए सेम लॉज हैं. लेकिन जब पर्सनल मैटर की बात आती है, जब मैरिज की बात आती है, मेरी मैरिज या इधर जो भी आप देख रहे हो आपकी मैरिज, किसी का डाइवोर्स, किसी की इनहेरिटेंस, किसी की एडॉप्शन, तो जब ये मैटर्स आ जाते हैं, पर्सनल मैटर्स आ जाते हैं, तो रूल्स अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिलीजन. मान लो आई एम फ्रॉम रिलीजन ए, यू आर फ्रॉम रिलीजन बी, राइट. तो यहाँ पर what may be allowed for me may not be allowed for you, or what may be allowed for you may not be allowed for me, because we have different personal laws, right. Personal laws जहाँ पर आ जाते हैं basically that people from different communities they have different rules for personal matters. जैसे if a Hindu person passed away, तो उनकी property would be divided among their family members according to Hindu Succession Act. If a Muslim person passed away, their property would be divided according to Muslim personal law. तो यहाँ पर यही बात है कि ये पर्सनल लॉज के चलते देर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स. सो ओवरऑल बात आती है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, मतलब एक सेट ऑफ लॉज, रूल्स दैट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. आपको, मेरे को, हर किसी को, पर्सनल मैटर्स में भी, मैरिज में, एडॉप्शन में, इनहेरिटेंस में, सक्सेशन में,
So it is like regardless of your religious beliefs, you all matlab it will be like uniform civil code, that law that will be applicable to all the citizens of the country, right? अब UCC अभी there's an absence of UCC, and it has been seen as a hindrance to social harmony, economic progress, gender justice in India. मैं यहाँ पर आपको challenges भी बताऊंगी, इसके फायदे भी, और यहाँ पर इससे associated challenges भी, वे फॉरवर्ड क्या है, हम हर एक पहलू को देखेंगे, राइट? सो आइडिया जो है ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स where the framers of the Indian Constitution discuss the importance of having UCC. चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हों, the chief architect of our Indian Constitution, argued in favor of uniform civil code कि इसका रोल जो है उन्होंने हाईलाइट किया इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, जो सोशल लेवल्स हैं उसको इरेडिकेट करने में, चाहे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल में ही मेंशन है सब कुछ बातें, तो आपको ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कहीं ऐसा लगे कि मतलब कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो वो सब टेंशन मत लेना, ये सब कुछ मेंशन है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात हो या फिर अदर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाइक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और KM मुंशी जी, से दे ऑल सपोर्टेड द आइडिया ऑफ UCC. ये उनका मानना था कि देखो पर्सनल लॉ, दे बिलीव दैट पर्सनल लॉ शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन, एंड ओवरऑल कंसेंसस जो था UCC पे, इट कुड नॉट बी रीच्ड, राइट, ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो आर्टिकल 44 आपको पता होगा DPSP का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इट मैंडेट्स द स्टेट to enact a UCC that applies to all the citizens irrespective of their faith and personal law. मैं आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के भी इस रिगार्डिंग जो जजमेंट्स हैं वो बताऊंगी, ताकि आप अपने मेंस का आंसर लिख पाएं, राइट? तो यहाँ ना एक बेसिकली दो साइड्स हैं, डिबेटेबल इशू बन जाता है, क्योंकि opposition to UCC is also there. It's important to address these concerns also. एक constructive debates हैं, क्योंकि यहाँ पर ना फिर बात आ जाती है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी. आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? तो मतलब यू प्रैक्टिस रिलीजन और विच एवर रिलीजन, राइट? तो उसके चलते अब जो UCC नहीं चाहते हैं, जो अदर साइड है, हु कुड नॉट एग्री, वो आर्टिकल 25 को आगे रखते हैं, राइट? सो ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों पहलू हैं इसके अंदर, जो आपको समझने रहेंगे जब भी आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड, एक वेल फ्रेम्ड आंसर लिख रहे हो, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपको रखना रहेगा. अब जैसे मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करती हूँ, तो यहाँ पर पहले आप UCC के बारे में लिखो कि क्या है UCC, फिर उसके बाद आप आर्टिकल 44 को मेंशन कर सकते हो. देयर इज आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 इन दिस रिगार्ड, जो इसे लिंक हो सकते हैं, राइट? ओनली स्टेट इन इंडिया दैट हैज UCC इज गोवा, विच रिटेन्ड इट्स कॉमन फैमिली लॉ दैट इज नोन एज गोवा सिविल कोड, राइट? बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया फॉलोज डिफरेंट पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटी. अब ना यहाँ पे देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था जब हमने आर्टिकल पहले कवर किया था, कि आर्टिकल कहता है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मेकिंग ऑल द कम्युनिटीज लाइक कमिंग ऑन द सेम पेडेस्ट्रियल सेम, आपके ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वी शुड फोकस ऑन इंश्योरिंग इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इन दैट सेम कम्युनिटी ओनली. विद इन ईच कम्युनिटी मेन विमेन जेंडर बेस्ड इक्वालिटी लेके आना इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, शुड हैव सेम राइट्स, है ना, सेम अपॉर्चुनिटीज. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट हैविंग सिंगल सेट ऑफ रूल्स दैट अप्लाई टू एवरीवन. ये एक पहलू है, ये एक और पर्सपेक्टिव खोलता है, एक नजरिया जहां पर आप इस बारे में सोच सकते हो, राइट? सो व्हाट मैटर्स मोस्ट, ये आर्टिकल पहला जो हमने कवर किया था, हमने डिस्कस किया था कि व्हाट मैटर मोस्ट इज अ फेयर, a just legal system that treats everyone equally and upholds justice. तो यहाँ पे UCC जो है, currently not only Muslims, Hindus, Jains, Buddhists, Sikh, Parsi, Jews, they are governed by their own personal laws, right? तो क्या दिक्कत क्या है UCC को इम्प्लीमेंट करने में, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? पहला तो यही है कि मेनी रिलीजियस और माइनॉरिटी ग्रुप्स व्यू UCC एज इन्फ्रिंजमेंट थ्रू देयर रिलीजियस फ्रीडम, है ना? तो यहाँ पर UCC दे आर्ग्यू कि वो वायलेट करता है उनके आर्टिकल 25 को. आर्टिकल 25 क्या है? गारंटी द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपिगेशन ऑफ अ रिलीजन. तो वहाँ पर ये रिलीजियस बिलीव्स के साथ ही तो जुड़ा हुआ है. तो
जो आपके पर्सनल लॉज हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि डाइवर्स पर्सनल लॉज हैं, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी खूबसूरत कंट्री जहाँ पे डाइवर्स रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। तो एक कॉमन ग्राउंड लेकर आना यूनिफॉर्मिटी के लिए, मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, कोई ईजी नहीं है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। So moreover, many of the personal laws, they are not codified, but they are based on written sources or oral sources that are often ambiguous also. तो ये बहुत challenges हैं। कहीं पर आप देखोगे communal tensions, apprehensions of these, मतलब there is an apprehension कि it could provoke communal tension, conflict हो सकता है, there is a lack of political will or consensus, तो वो भी एक issue है। UCC पूरा it would require massive exercise of drafting, codifying, harmonizing and rationalizing those various laws। तो वहाँ पर आपको religious leaders को, legal experts को, women organizations को, various stakeholders की participation, एक wide consultation चाहिए रहेगी, एक robust mechanism चाहिए रहेगा of enforcement and awareness to ensure compliance and acceptance of UCC by the people। तो ये challenges तो हैं, लेकिन यूसीसी के बेनिफिट्स भी हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब जहाँ पर कॉमन आइडेंटिटी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाएगी। सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं। जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी, यूसीसी तो इटसेल्फ इंश्योर्स जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी, राइट, बाय रिमूविंग द डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर मतलब इट वुड ग्रांट इक्वल राइट्स एंड स्टेटस टू द वुमेन ऑल्सो, चाहे वो मैरिज का मैटर हो, डाइवोर्स का हो, एवरीथिंग। एम्पावर करता है वुमेन को टू चैलेंज दैट पेट्रियार्कल प्रैक्टिस जो उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। तो यहाँ पर लीगल सिस्टम, इट वुड रैशनलाइज दैट लीगल सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि फिर मल्टीपल पर्सनल लॉज नहीं होंगे, तो by removing that complexities and contradictions of multiple personal laws, so it simplifies the process, right? And even UCC would modernize the outdated practices, the regressive practices, right? चाहे वो child marriage ही क्यों ना हो for that matter। तो ये सारी बातें हैं। अब overall इसके लिए वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस, वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। मतलब जैसे कि मैं बता ही रही हूँ, बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यूनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन यूनिफॉर्मिटी। मतलब यूनिफॉर्म तो ठीक है, सबको एक सेम और ये सब ठीक है, लेकिन उससे भी पहले आप यूनिफॉर्म रूल्स और सब लेकर आओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड सब कुछ है, लेकिन उससे भी पहले जो ज़रूरी है वो है यूनिटी, सब साथ में एकजुट होना, राइट, दैट रिफ्लेक्ट्स योर मल्टीकल्चरलिज्म के साथ साथ, लाइक वी प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑल्सो, वी शुड रिफ्लेक्ट इंडिया जो कि जैसा खूबसूरत देश, तो वो यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी का बैलेंस होना भी ज़रूरी है। तो ये पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी बता देती हूँ दैट आर रिलेटेड टू यूसीसी। जस्ट में ये ना सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है जो मैंने बताया था। मैंने ना यहाँ 2 आर्टिकल्स को क्लब कर दिया, मतलब जो इस आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग जो उस टाइम पे व्यूज थे, मैटर्स थे, वो सब भी मैंने बता दिए कि जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं वो इस आर्टिकल में नहीं है, जो लास्ट में 3-4 पॉइंट्स मतलब बताए हैं चैलेंजेस को लेके, बेनिफिट्स को लेके, तो वो आप पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो और वो आपको हेल्प कर देंगे एक आंसर लिखने में, राइट। इट विल एम्पावर विमेन, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, पर्सनल लॉ वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लायंट एंड कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, चाहे वो पर्सनल लॉज ही क्यों ना हो, राइट। तो ये पूरे आर्टिकल में यही है। इंपॉर्टेंट केसेस बता रही हूँ, ये देखो जब आप मेंस का एक आंसर लिखते हो ना, सिर्फ एक केसेस के नाम भी लिख दो कि बात बन जाएगी। लाइक शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व की यूसीसी वुड हेल्प इन रिमूविंग द कॉन्ट्राडिक्शंस दैट आर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में यूसीसी सुप्रीम कोर्ट का ही है दैट यूसीसी वुड प्रिवेंट लाइक फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन्स और बाइगेमस मैरिजेस। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिकमेंडेड द पार्लियामेंट शुड इनेक्ट अ लॉ टू रेगुलेट मैरिजेस एंड डाइवोर्स मुस्लिम मैरिजेस। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं दैट आर रिलेटेड टू यूसीसी और ये आपके डायरेक्ट मीन्स के आंसर में काम आने वाले। उम्मीद करती हूँ कि आपको सिलेबस याद होगा, क्योंकि सबसे पहले तो सिलेबस ही है, बिना सिलेबस के ये सारी चीज़ें कैसे लिंक कर पाओगे, कहाँ चीज़ों को ऐड करना है। जब तक सिलेबस नहीं याद तब तक कोई बात नहीं बनेगी, इसीलिए सिलेबस ज़रूर याद कर लो, ठीक है। चाहे 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे, बिना सिलेबस के आगे मत बढ़िएगा। अब चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर जो कि प्रीलिम्स और मेन से एसोसिएटेड है। वो है गुटी कोया ट्राइब के बारे में। एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो आपको तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
वो वाले एरिया में दिखते हैं। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन दो स्पेसिफिक एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, एंड दे हैव देयर ओन लैंग्वेज विच बिलोंग्स टू द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, दैट इज दे स्पीक कोया। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये प्रैक्टिस करते हैं, और आप मतलब पोडू फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसके अंदर सबको पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर होता ही क्या है, मतलब इट इन्वॉल्व लाइक क्लियरिंग दैट स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, यूजिंग इट फॉर फ्यू ईयर्स, देन मूविंग टू अ न्यू एरिया, देन क्लियरिंग इट, तो शिफ्टिंग कर रहे हो आप, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यात्रा भी है जो आपको ध्यान में रखना, सम्मक्का सरलमम जात्रा, अब आप वट एवर यू प्रोनाउंस इट एज, बट मेरा पर्पस यही है कि आपको ये याद रहे, क्योंकि दिस इज वन दैट इज सेलिब्रेटेड बाय दिस ट्राइब, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे हेल्ड एसटी स्टेटस इन छत्तीसगढ़, बट दे वर नॉट ग्रांटेड एसटी स्टेटस इन देयर माइग्रेटेड स्टेट्स लाइक तेलंगाना। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री से और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से दे अर्न देयर लिविंग। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीलिम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम से बन सकता है सवाल, तो इसीलिए प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। अगला आर्टिकल जो है वो है अलूरी सीताराम राजू जो है प्रेसिडेंट पे ट्रिब्यूट टू दिस फ्रीडम फाइटर, 125th बर्थ एनिवर्सरी रही, तो देवर सेलिब्रेशंस इन हैदराबाद। तो जानते हैं, पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ तो हम एक रिबिलियन के बारे में भी पढ़ेंगे, अगर आपको याद हो रंपा रिवोल्ट, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो अलूरी सीतारामा राजू 4 जुलाई 1897 में ही वॉज बोर्न आंध्र प्रदेश में, एंड तब जब ब्रिटिश रूल था तो ही वॉज वेरी डीपली डिस्टर्ब विद द सफरिंग जो ऑल ऑफ द कंट्री मेन वर फेसिंग थ्रू, एंड तो अलूरी सीताराम राजू एक प्रोमिनेंट फिगर हैं इन द फाइट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। इनको जंगल वॉरियर के नाम से भी जाना जाता था, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिए, मन्यम विरुडू और जंगल वॉरियर, राइट। तो ये पूछा जाए तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ही ऑपरेटेड इन द फॉरेस्ट, he railed thousands of poor Adivasis who are tribal people, inspired them to fight for freedom. He fought against Madras Forest Act 1882. मैं इस एक्ट के बारे में भी आपसे बात करूंगी। This act restricted the right of tribal people in the forest. तो फिर he organized Adivasis to stand up अगेंस्ट द पुलिस, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते थे। अलूरी सीतारामा राजू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड उनकी जो फाइट थी डिड नॉट गो अननोटिस्ड। अनफॉर्चुनेटली ही वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश ऑन 7th of May 1924। ही वाज मार्टियर्ड देयर। तो ही वाज अ वेरी ब्रेव फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पर एक रिवोल्ट है जो आपको पता होना चाहिए, रंपर रिवोल्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज मन्यम अपराइजिंग, आप किसी भी नाम से इसको जान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काफी डायरेक्ट आपके मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक होता है, राइट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके बारे में तो वो ध्यान में रखना। 1922 में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था और 1924 तक ये चला था, जब अलूरी सीतारामा राजू फाइनली जब अरेस्ट हुए थे एंड वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश, ही वाज मार्टियर्ड। सो ये रेबिलियन हुआ इन द हिल्स ऑफ रंपा रीजन, जो अभी आंध्र प्रदेश में है, नाउ द पार्ट ऑफ गोदावरी डिवीजन। तो फ्लैश पॉइंट अगर बताऊं इस रिवोल्ट का, तो वही जो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ पास किया था। ये लॉ जो है ट्राइबल कम्युनिटीज की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता था, एंड इट प्रोहिबिटेड देम फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर एग्रीकल्चरल सिस्टम, द ट्रेडिशनल वन दैट इज पोडू, राइट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू मेक बेटर इकोनॉमिक यूज ऑफ द लैंड्स वहाँ पर, लेकिन देयर एक्शंस, अगर वो जो जिस तरीके से वो इकोनॉमिक यूज चाहते थे वो ट्राइबल कम्युनिटी के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस में जाता था, right? So the area was known for diseases like malaria, also black water sickness. So British took control of the forest and commercial purpose के लिए specifically for railways, for shippings, right? For building all those things without considering the need of the indigenous people. So यहाँ से it was the rebellion that was led by, and the revolt was fueled by British disregard for the traditional practices and livelihoods of the indigenous people, right? तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई होप अभी आपको पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया है। तो फैक्टर्स लीडिंग टू द रिवोल्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं। अगला है सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूपी के अंदर है, एंड अ लेपर्ड वाज रिसेंटली फाउंड डेड। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार वाली साइड बॉर्डर पे पड़ता है, मतलब इधर एक्सट्रीम, इधर नेपाल और इधर
वही हो गया ना, मैप में जब तक नहीं देखा तो कहाँ दुधवा, कहाँ बिलीबित और कहाँ वाल्मीकि, तो DPV ये आपको पता होने चाहिए, अरेंजमेंट ईस्ट वेस्ट आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये वहीं पर ही है। ये सेंचुरी शेयर करती है इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ, और एक तरफ ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर इज बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो वो पता होना चाहिए। ये सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महाराजागंज डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, वहां पर ये सिचुएटेड है। और ग्रेट गंडक इट इज ड्रेन बाय द लिटिल गंडक, प्यास एंड रोहिणी रिवर जो है वहां से। और ऑलमोस्ट फ्लैट जो इसकी टॉपोग्राफी है, और यहाँ पर आपको सॉल फॉरेस्ट और जामुन और ये सारे ट्रीज जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। वाटर लॉग्ड है ड्यूरिंग रेन्स, क्योंकि लोअर रीजन है सेंचुरी का। एंड फना की बात करूँ तो वही टाइगर, लेपर्ड, स्मॉल इंडियन सिवेट, बर्ड, स्नेक बर्ड, और ये सारी स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगली जो एक्सरसाइज है वो है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जेमेक्स, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें। बाइलेटरल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी इज होस्टिंग इट एंड इट विल टेक प्लेस ऑफ द विशाखापट्टनम। तो 2 फेजेस में 6 दिन की एक एक्सरसाइज कंडक्ट होने वाली है इन 2 फेजेस। तो यहाँ पर हार्बर फेज एट विशाखापट्टनम, जहाँ पर स्पोर्ट्स और सोशल इंटरेक्शंस और प्रोफेशनल इंटरेक्शंस होंगे। फिर उसके बाद वही वॉर फाइटिंग स्किल्स दोनों जो कंट्रीज हैं वो आपस में शेयर करेंगी, और दे विल एनहांस देयर ऑपरेशंस इन दैट। 2012 से एक्सरसाइज होती आ रही है, अभी इसकी 11th एनिवर्सरी है दिस एडिशन। तो हाँ, इंडिया की तरफ से INS दिल्ली, INS शक्ति और फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज में। इंडिया और जापान के बीच में होने वाली बाकी जो एक्सरसाइज हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ऐसी एक्सरसाइजेस बेसिकली म्यूचुअल कोऑपरेशन को ज़्यादा रीअफर्म करती हैं, जो आपकी कमिटमेंट है टुवर्ड्स मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसको लेकर भी। शिन्यू मैत्री भी इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और धर्म गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज है। मालाबार बेसिकली इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट इन दिस नेवल वॉर गेमिंग एक्सरसाइज दैट इज नेम मालाबार। तो मतलब इंडिया और जापान यहाँ पर भी इन्वॉल्व है साथ में। क्लियर हो गया? तो फिर चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। UNCTAD की ये रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसके बारे में भी बात करूंगी। और रही बात वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, तो ये कहती है कि इंडिया और एशियान को अगर देखा जाए सो दे आर द मोस्ट बायोएंट रेसिपिएंट्स ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में 10% इंक्रीज हुई है FDI और इन्वेस्टमेंट, और एशियान ओवरऑल 5%। डेवलपिंग कंट्रीज में FDI इनफ्लो ज्यादा रहा है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट FDI होस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और इट सॉ 5% इंक्रीज। गल्फ रीजन के अंदर FDI तो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं बाय 2/3। स्मॉलर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो FDI इनफ्लो है वो स्टेगनेंट रहा, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में डिक्लाइन हुआ। ठीक है, मच ऑफ द ग्रोथ और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में देखने को मिल रही है एंड हैज बीन कंसंट्रेटेड इन डेवलप्ड कंट्रीज। ये बहुत एक पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट गैप देखने को मिल रहा है अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और वो गैप इंक्रीज हुआ है टू मोर देन 5 ट्रिलियन पर ईयर फ्रॉम 2.5 ट्रिलियन इन 2015। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मतलब बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट गैप जो है आ रहा है, ये एक ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ही है। दिस गैप बेसिकली इट ओवरऑल रेफर्स टू द टारगेट फॉर अचीविंग ओवर, मतलब द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज नीडेड और जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बीइंग मेड, तो ये गैप ज्यादा है, राइट। और लार्जेस्ट गैप आपको एनर्जी, वाटर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। रही बात UNCTAD की, तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद डेवलपमेंट इशूज और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एड, इन सब में दे फ्रेम द पॉलिसीज। 4 साल में एक बार दे मीट, और सेकेंड कॉन्फ्रेंस इनकी न्यू दिल्ली में हुई थी 1968 में। 195 कंट्रीज हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दीज ऑल आर द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय UNCTAD। क्लियर हो गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और आज मेंस के लिए एक आंसर लिखना ज़रूर UCC को लेके। तो ये सेशन के लिए इतना ही।
और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। सेशन कैसा लग रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एज अ फीडबैक। एंड फिर मिलते हैं कल एंड सेम प्लेटफॉर्म पे। मीनवाइल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। यू कैन शेयर इट दी सेशंस विद योर अदर फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन रेफर टू देम एटलीस्ट। And don't forget to mark your attendance by liking this session. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Take care everyone. Good luck, good wishes. Best of luck. Happy learning.